हेलो दोस्तों, नमस्कार। इजी लर्निंग ट्री जूनियर हिंदी पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज की कहानी लिखी है मशहूर लेखककार चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने और कहानी का शीर्षक है उसने कहा था। बड़े बड़े शहरों के इक्के गाड़ी वालों की जवान के कोरों से जिनकी पीठ छिल गई है और कान पक गए हैं, उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के बम्बू काट वालों की बोली का मरहम लगाएं। जब बड़े बड़े शहरों की चौड़ी सड़कों पर घोड़े की पीठ चाबुक से धूनते हुए इक्के वाले कभी घोड़े की नानी से अपना निकट संबंध स्थिर करते हैं, कभी राह चलते पैदलों की आंखों के ना होने पर तरस खाते हैं, कभी उनके पैरों की उंगलियों के पोरे को चिंग कर अपने ही को सताया हुआ बताते हैं और संसार भर की ग्लानि, निराशा और क्षोभ के अवतार बने ना की सीट चले जाते हैं, तब अमृतसर में उनकी बिरादरी वाले तंग चक्करदार गलियों में हर एक लड्ढी वाले के लिए ठहर कर सब्र का समुद्र उमड़ा कर, बचो खालसा जी, हटो भाई जी, ठहरना भाई जी, अरे आने दो लाला जी, हटो बाछा, कहते हुए सफ़ेद फेटों, खच्चरों और बत्तकों, गन्ने और खमोचे और भाड़े वालों के जंगल में से राह खेते हैं। क्या मजाल है कि जी और साहब बिना सुने किसी को हटना पड़े। यह बात नहीं कि उनकी जीभ चलती नहीं, पर मीठी छुरी की तरह महीन मार करती हुई। यदि कोई बुढ़िया बार बार चितौनी देने पर भी लीक से नहीं हटती, तो उनकी बचनावली के ये नमूने हैं। हट जा जीने जोगिए, हट जा कर्मा वालिए, हट जा उतादा प्यारिए, बच जा लंबी वालिए। समष्टि में इनका अर्थ है कि तू जीने योग्य है, तू भाग्यों वाली है, पुत्रों को प्यारी है, लंबी उम्र तेरे सामने है, तू क्यों मेरे पहिए के नीचे आना चाहती है, बच जा। ऐसे बम्बू काट वालों के बीच में होकर एक लड़का और एक लड़की चौक की एक दुकान पे आ मिले। उसके बालों और इसके ढीले सुथने से जान पड़ता था कि दोनों सिख हैं। वो अपने मामा के केस धोने के लिए दही लेने आया था और ये रसोई के लिए बरिया। दुकानदार एक परदेसी से गुथ रहा था जो शेर भर गिले पापड़ों की गड्डी को गिने बिना हटता ना था। लड़के ने पूछा, तेरे घर कहाँ है? लड़की ने कहा, मगरे में। और तेरे? लड़के ने कहा, मांझे में। यहाँ कहाँ रहती है? लड़के ने जवाब दिया, अतर सिंह के बैठक में, वे मेरे मामा होते हैं। लड़के ने कहा, मैं भी मामा के यहाँ आया हूँ, उनका घर गुरु बाजार में है। इतने में दुकानदार निपटा और इनका सौदा देने लगा। सौदा लेकर दोनों साथ साथ चले। कुछ दूर जाकर लड़के ने मुस्कुराकर पूछा, तेरी कुरमाई हो गई? इस पर लड़की कुछ आंखें चढ़ाकर धत कर दौड़ गई और लड़का मुंह देखता रह गया। दूसरे तीसरे दिन सब्जी वाले के यहाँ, दूध वाले के यहाँ अकस्मात दोनों मिल जाते हैं। महीना भर यही हाल रहा। 2-3 बार लड़के ने फिर पूछा, तेरी कुरमाई हो गई? और उत्तर में वही धत मिला। एक दिन जब फिर लड़के ने वैसे ही हंसी में चिढ़ाने के लिए पूछा तो लड़की की संभावना के विरुद्ध बोली, हाँ हो गई। कब? कल, देखते नहीं रेशम से कटा हुआ सालू। लड़की भाग गई। लड़के ने घर की राह ली। रास्ते में एक लड़के को मोरी में ढकेल दिया, एक छाबरी वाले की दिन भर की कमाई खोई, एक कुत्ते पर पत्थर मारा और एक गोभी वाले के ठेले पे दूध उड़ेल दिया। सामने नहा कर आते हुए किसी वैष्णवी से टकराकर अंधे की उपाधि पाई। तब कहीं घर पहुंचा। राम राम, ये भी कोई लड़ाई है? दिन रात खंदकों में बैठे हड्डियाँ कर गई। लुधियाना से 10 गुना जा रहा और मैं और बर्फ ऊपर से पिंडलियों तक कीचड़ में धंसे हुए हैं। ज़मीन कहीं दिखती नहीं। घंटे 2 घंटे में कान के पर्दे फाड़ने वाले धमाके के साथ सारी खंदक हिल जाती है और 100-100 गज धरती उछल पड़ती है। इस गैबी गोले से बचे तो कोई लड़े। नगरकोट का जलजला सुना था। यहाँ दिन में 25 जलजले होते हैं। जो कहीं खंदक से बाहर साफा या कोहनी निकल गई तो चटाक से गोली लगती है। ना मालूम बेईमान मिट्टी में लेटे हुए हैं या घास की पत्तियों में छिपे रहते हैं। सूबेदार हजार सिंह ने कहा, लहना सिंह, और 3 दिन हैं, 4 तो खंदक में बिता ही दिए, परसों रिलीफ आ जाएगी और फिर 7 दिन की छुट्टी।
अपने हाथों झटका करेंगे और पेट भर खाकर सो रहेंगे। उसी फिरंगी मेम के बाग में मखमल का सा हरा घास है, फल और दूध की वर्षा कर देती है। लाख कहते हैं, दाम नहीं लेती। कहती है, तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। लाना सिंह ने कहा, 4 दिन तक पलक नहीं झपी। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। मुझे तो संगीन चढ़ाकर मार्च का हुक्म मिल जाए, फिर 7 जर्मनों को अकेले मार कर ना लौटूँ तो मुझे दरबार साहब की देहली पर मत्था टेकना नसीब ना हो। पाजी कहीं के कलों के घोड़े संगीन देखते ही मुंह फाड़ देते हैं और पैर पकड़ने लगते हैं। यूँ अंधेरे में 30-30 मन का गोला फेंकते हैं। उस दिन दावा किया था, 4 मील तक जर्मनी छोड़ा था। पीछे जनरल ने हट जाने का कमान दिया था, नहीं तो सीधे बर्लिन पहुंच जाते। क्यों? सूबेदार हजार सिंह ने मुस्कुरा कर कहा। लड़ाई के मामले जमादार या नायक को चलाए नहीं चलते। बड़े अफसर दूर की सोचते हैं। 300 मील का सामना है, एक तरफ बढ़ गए तो क्या होगा? सूबेदार जी, सच है, लहना सिंह बोला, पर करे क्या? हड्डियों में तो जारा धंस गया है, सूर्य निकलता नहीं और खाई में दोनों तरफ से चंबे की बावालियों के से सोते झर रहे हैं। एक धावा हो जाए तो गर्मी आ जाए। आदमी उठ, सिगरी में कोले डाल। वजीरा, तुम 4 जने बाल्टियाँ लेकर खाई का पानी बाहर फेंको। महासिंह, शाम हो गई है, खाई के दरवाजे का पहरा बदल दो। यह कहते हुए सूबेदार सारी खंदक में चक्कर लगाने लगा। वजीरा सिंह पलटन का विदूषक था। बाल्टी में गंदा पानी भरकर खाई के बाहर फेंकते हुए बोला, मैं पाथा बन गया हूँ, करो जर्मनी के बादशाह का तर्पण। इस पर सब खिलखिला पड़े और उदासी के बादल फट गए। लहना सिंह ने दूसरी बाल्टी भरकर उसके हाथ में देकर कहा, अपनी बाड़ी के खरबूजे में पानी दो, ऐसे खाद का पानी पंजाब भर में नहीं मिलेगा। हाँ, देश क्या है, स्वर्ग है। मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से 10 धुआं जमीन नहीं मांग लूँगा और फलों के बूटे लगाऊंगा, सूबेदार ने कहा। लहना सिंह ने चुटकी ली। लारी खोरों को भी यहाँ बुला लोगे या वही दूध पिलाने वाली फिरंगी मेम? चुप कर, यहाँ वालों की शर्म नहीं। लहना सिंह ने कहा, देश देश की चाल है। आज तक मैं उसे समझा ना सका कि सिख तंबाकू नहीं पीते। वो सिगरेट देने में हट करती है, ओठों में लगाना चाहती है और मैं पीछे हटता हूँ। समझती है कि राजा बुरा मान गया, अब मेरे मुल्क के लिए लड़ेगा नहीं। सूबेदार ने पूछा, अच्छा, अब बोध सिंह कैसा है? लहना ने कहा, अच्छा है। सूबेदार ने कहा, जैसे मैं जानता ही ना हूँ। रात भर तुम अपने कंबल उसे उड़ाते हो और आप सिगरी के सहारे गुजर करते हो। उसके पहरे पर आप पहरा दे जाते हो। अपने सूखे लकड़ी के तख्ते पे उसे सुलाते हो। आप कीचड़ में पड़े रहते हो। कहीं तुम ना मांदे पड़ जाना। जारा क्या है, मौत है, और निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते हैं। लहना ने जवाब दिया, मेरा डर मत करो, मैं तो बुलेल की खड़ के किनारे मरूंगा। भाई कृत सिंह की गोदी पे मेरा सिर होगा और मेरे हाथ के लगाए हुए आंगन की आम की पेड़ की छाया होगी। वजीरा सिंह ने त्योड़ी चढ़ाकर कहा, क्या मरने मारने की बात लगाई है? मरे जर्मनी और तुर्क। हाँ भाइयों, कैसे? दिल्ली शहर ते पिशोर नू जान दिए, कर लेना लोंगा दा व्यापार मडिए, कर लेना नादेरा सौदा अड़िए। लाना चटाका कदवे नू क बनाया वे मजदार गोरिए, हुन लाना चटका कदवे नू। कौन जानता था कि दाढ़िया वाले घरवाड़ी सिख ऐसे लुच्चों का गीत गाएंगे। पर सारी खंदक इस गीत से गुज उठी और सिपाही फिर ताजे हो गए, मानो 4 दिन से सोते और मौज करते रहे हों। दोपहर, रात गई है, अंधेरा है, सन्नाटा छाया हुआ है। बोधा सिंह खाली बिस्कुटों के तीनों पे अपने दोनों कंबलें बिछाकर और लहना सिंह के 2 कंबल और एक बरान कोट ओढ़कर सो रहा है। लहना सिंह पहरे पर खड़ा हुआ है। एक आंख खाई के मुंह पर है और एक बोधा सिंह के दुबले शरीर पर। बोधा सिंह का रहा। लहना ने पूछा, क्यों भाई, क्या है? बोधा सिंह ने कहा, पानी पिला दो। लहना सिंह ने कटोरा उसके मुंह से लगाकर पूछा, कहो कैसे हो? पानी पीकर बोधा बोला, कंपनी छूट रही है, रोम रोम में तार दौड़ रहे हैं, दांत बज रहे हैं।
लहना ने कहा, अच्छा मेरी जर्सी पहन लो। बोधा ने पूछा, और तुम? लहना, मेरे पास सिगरी है और मुझे गर्मी लगती है, पसीना आ रहा है। बोधा सिंह ने कहा, ना मैं नहीं पहनता, 4 दिन से तुम मेरे लिए। लहना ने कहा, हाँ याद आई, मेरे पास दूसरी गर्मी जर्सी है, आज सवेरे ही आई है, विलायत से बुन बुन कर भेज रही है मेमे, गुरु उनका भला करे। यो कहकर लहना अपना कोट उतार कर जर्सी उतारने लगा। बोधा ने पूछा, सच कहते हो? लहना ने कहा, और नहीं झूठ? यूँ कहकर नहीं नहीं करते बोधा को उसने ज़बरदस्ती अपनी जर्सी पहना दी और आप खाकी कोट और जीन का कुर्ता पहनकर पहरे पर आ खड़ा हुआ। मेम की जर्सी की कथा केवल कथा थी। आधा घंटा बीता, इतने में खाई के मुंह से आवाज़ आई, सूबेदार हजारा सिंह। कौन? लेफ्टिनेंट साहब, हुक्म हुजूर, कहकर सूबेदार तनकर फौजी सलाम करके सामने हुआ। देखो इस समय धावा करना होगा। मील भर की दूरी पर पूरब के कोने में एक जर्मन खाई है, उसमें 50 से ज़्यादा जर्मन नहीं है। इन पेड़ों के नीचे नीचे 2 खेत काट का रास्ता है, 3-4 घुमाव है। जहाँ मोड़ है वहाँ 15 जवान खड़े कर आया हूँ। तुम यहाँ 10 आदमी छोड़कर सबको साथ लेकर उनसे जा मिलो। खंदक छीन कर वहीं, जब तक दूसरा हुक्म ना मिले डटे रहो, हम यहाँ रहेंगे। जो हुक्म। चुपचाप सब तैयार हो गया। बोधा भी कम्बल उतार कर चलने लगा। तब लहना सिंह ने उसे रोका। लहना सिंह आगे हुआ तो बोधा के बाप सूबेदार हजार सिंह ने उंगली से बोधा की ओर इशारा किया। लहना सिंह समझकर चुप हो गया। पीछे 10 आदमी कौन रहे, इस पर बड़ी हुज्जत हुई। कोई रहना न चाहता था। समझा बुझाकर सूबेदार ने मार्च किया। लेफ्टिनेंट साहब लहना की सिगरी के पास मुंह फेर कर खड़े हो गए और जेब से सिगरेट निकालकर सुलगाने लगे। 10 मिनट बाद उन्होंने लहना के और हाथ बढ़ाकर कहा, लो तुम भी पियो। आंख मारते मारते लहना सिंह सब समझ गया। मुंह का भाव छिपाकर बोला, लाओ साहब। हाथ आगे करते हुए उसने सिगरी के उजाले में साहब का मुंह देखा, बाल देखे, तब उसका माथा ठनका। लेफ्टिनेंट साहब की पट्टियों वाले बाल एक दिन में ही कहाँ उड़ गए और उनकी जगह कैदियों से कटे बाल कहाँ से आ गए? शायद साहब शराब पिए हुए हैं और उन्हें बाल कटवाने का मौका मिल गया है। लहना सिंह ने जांचना चाहा। लेफ्टिनेंट साहब 5 वर्ष से उसके रेजिमेंट में थे। लहना ने पूछा, क्यों साहब, हम लोग हिंदुस्तान कब जाएंगे? लेफ्टिनेंट साहब ने कहा, लड़ाई खत्म होने पर। क्यों, क्या यह देश पसंद नहीं? लहना ने कहा, नहीं साहब, शिकार के मज़े यहाँ कहाँ। याद है पारसाल नकली लड़ाई के पीछे हम आप जगधारी जिले में शिकार करने गए थे? लेफ्टिनेंट ने कहा, हाँ 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 हाँ, वहीं जब आप खोते पर सवार थे और आपका खानसामा अब्दुल्ला रास्ते के एक मंदिर में जल चढ़ने को रह गया था। बेशक पाजी कहीं का, सामने से वो नील गाय निकली कि ऐसे बड़ी मैंने कभी ना देखी थी, और आपकी एक गोली कंधे में लगी और पुट्ठे में निकली। ऐसे अफसर के साथ शिकार खेलने में मज़ा है। क्यों साहब, शिमले से तैयार होकर उस नील गाय का सिर आ गया था ना? आपने कहा था कि रेजिमेंट के मैच में लगाएंगे। हाँ, पर मैंने वह विलायत भेज दिया। ऐसे बड़े बड़े सिंह 2-2 फुट के तो होंगे। हाँ हाँ लहना सिंह, लेफ्टिनेंट ने कहा, 2 फुट 4 इंच के थे। तुमने सिगरेट नहीं पिया? लहना ने कहा, पीता हूँ साहब, दिया सराय ले आता हूँ, कहकर लहना सिंह खंदक में घुसा। अब उसे संदेह नहीं रहा था। उसने झटपट निश्चय कर लिया कि क्या करना चाहिए। अंधेरे में किसी सोने वाले से वो टकराया। कौन? वजीर सिंह? हाँ, क्यों लहना, क्या कयामत आ गई? जरा तो आँख लगने दी होती। लहना ने कहा, होश में आओ, कयामत आई और लेफ्टिनेंट साहब की वर्दी पहन कर आई है। वजीर सिंह ने कहा, क्या? लहना ने कहा, लेफ्टिनेंट साहब या तो मारे गए हैं या कैद हो गए हैं। उनकी वर्दी पहनकर कोई जर्मन आया है। सूबेदार ने इसका मुंह नहीं देखा, मैंने देखा और बातें की है। सोहरा साफ उर्दू बोलता है पर किताबी उर्दू, और मुझे पीने को सिगरेट दिया है। वजीर सिंह ने कहा, तो अब मारे गए, धोखा हुआ है। सूबेदार हो रहा, कीचड़ में चक्कर काटते फिरेंगे और यहाँ खाई पर धावा होगा। उठो, एक काम करो, पलटन के पैरों के निशान देखते देखते दौड़ जाओ, अभी बहुत दूर ना गए होंगे। सूबेदार से कहो एकदम लौट आए, खंदक की बात झूठ है। चले जाओ, खंदक के पीछे से निकल जाओ, पत्ता तक ना करके देर मत करो। हुक्म तो यह है कि यहीं ऐसी तैसी हुक्म की। मेरा हुक्म, जमादार लहना सिंह जो इस वक्त यहाँ सबसे बड़ा अफसर है, उसका हुक्म है। मैं लेफ्टिनेंट साहब की खबर लेता हूँ।
पर यहाँ तो तुम 8 हो। 8 नहीं 10 लाख, एक एक अकालिया सिख 1.25 लाख के बराबर होता है। तुम चले जाओ। लौट कर खाई के मुहाने पर लहना सिंह दीवार से चिपक गया। उसने देखा कि लेफ्टिनेंट साहब ने जेब से बेल के बराबर 3 गोले निकाले। तीनों को जगह जगह खंदक की दीवारों में घुसेड़ दिया और तीनों में एक तार सा बांध दिया। तार के आगे सूत की एक गुत्थी थी जिसे सिगड़ी के पास रखा। बाहर की तरफ जाकर एक दिया सलाई जलाकर गुत्थी पर रखने ही वाला था, तभी बिजली की तरह दोनों हाथों से उल्टी बंदूक उठाकर लहना सिंह ने साहब की कोहनी पर तान कर दे मारा। धमाके के साथ साहब के हाथ से दिया सलाई गिर पड़ी। लहना सिंह ने एक कुंदा साहब की गर्दन पर मारा और साहब आँख मीन गॉड कहते हुए चित हो गए। लहना सिंह ने 3 गोले बीन कर खंदक के बाहर फेंके और साहब को घसीट कर सिगरी के पास लिटाया। जेबों की तलाशी ली, 3-4 लिफाफे और एक डायरी निकालकर उन्हें अपनी जेब के हवाले किया। साहब की मूर्छा हटी। लहना सिंह हंसकर बोला, क्यों लेफ्टिनेंट साहब, मिजाज कैसा है? आज मैंने बहुत बातें सीखी। ये सीखा कि सिख सिगरेट पीते हैं। ये सीखा कि जगाधरी के ज़िले में नील गायें होती है और उनकी 2 फुट 4 इंच की सींग होती है। ये सीखा कि मुसलमान खानसामा मूर्तियों पे जल चढ़ाते हैं और लेफ्टिनेंट साहब खोते पर चढ़ते हैं। पर ये तो कहो, ऐसी साफ उर्दू कहाँ से सीखा है? हमारे लेफ्टिनेंट साहब तो बिना डैम के 5 लफ्ज भी नहीं बोला करते थे। लहना ने पत्तून की जेबों की तलाशी नहीं ली थी और साहब ने मानो जाड़े से बचने के लिए दोनों हाथ जेबों में डाले। लहना सिंह कहता गया, चालाक तो बड़े हो, पर माझे को लहना इतना बरस लेफ्टिनेंट साहब के साथ रहा है, उसे चकमा देने के लिए 4 आंखें चाहिए। 3 महीने हुए एक तुर्की मौलवी मेरे गांव आया था। औरतों को बच्चे होने के ताबीज बांटता था और बच्चों को दवाई देता था। चौधरी के बर के नीचे मंजा बिछाकर हुक्का पीता रहता था और कहता था कि जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं, वेद पढ़ पढ़ कर उसमें से विमान चलाने की विद्या जान गए हैं। गौ को नहीं मारते हैं, हिंदुस्तान में आ जाएंगे तो गौहत्या बंद कर देंगे। मंडी की बनियों को बहकाता कि डाक खाने से रुपया निकाल लो, सरकार का राज जाने वाला है। डाक बाबू पलूराम भी डर गया था। मैंने मुल्ला जी की दाढ़ी मुड़ दी थी और गांव से बाहर निकाल कर कहा था कि जो मेरे गांव में अब पैर रखा तो साहब की जेब में से पिस्तौल चला और लहना की जांग में गोली लगी। इधर लहना की हेनरी मार्टिन के 2 फायरों ने साहब की कपाल क्रिया कर दी। धड़ाका सुनकर सब दौड़ाए। बोधा चिल्लाया, क्या है? लहना सिंह ने उसे यह कहकर सुला दिया कि एक हड़का हुआ कुत्ता आया था, मार दिया। और औरत से सब हाल कह दिया। सब बंदूकें लेकर तैयार हो गए। लहना ने साफा फाड़ कर घाव के दोनों तरफ पट्टियाँ कस कर बांधी। घाव मांस में ही था। पट्टियों के कसने से लहू निकलना बंद हो गया। इतने में 70 जर्मन चिल्लाकर खाई में घुस पड़े। सिखों के बंदूकों की बाढ़ ने पहले धावे को रोका, दूसरे को रोका, पर यहाँ थे 8 और वे 70। अपने मुर्दा भाइयों के शरीर पर चढ़कर जर्मन आगे घुसे आते थे। थोड़े से मिनट में वे अचानक आवाज़ आई, वाह गुरुजी की फतह, वाह गुरुजी का खालसा। और धड़ाधड़ बंदूकों के फायर जर्मनों की पीठ पर पड़ने लगे। ऐन मौके पर जर्मन 2 चक्की के पाटों के बीच में आ गए। पीछे से सूबेदार हजार सिंह के जवान आग बरसाते थे और सामने लहना सिंह के साथियों के संगीन चल रहे थे। पास आने पर पीछे वाले ने भी संगीन पिरोना शुरू कर दिया। एक किलकारी और अकाल सिखा दी फौज आई, वाह गुरुजी जी फतह, वाह गुरुजी दा खालसा, सत श्री अकाल। लड़ाई खत्म हो गई। 63 जवान या तो खेत रहे थे या करा रहे थे। सिखों में 15 के प्राण गए। सूबेदार के दहिने कंधे में से गोली आर पार निकल गई। लहना सिंह के पसली में एक गोली लगी। उसने घाव को खंदक की गीली मिट्टी से पुर लिया और बाकी को साफा कसकर कमरबंद की तरह लपेट लिया। किसी को खबर ना हुआ कि लहना को दूसरा घाव, भारी घाव लगा है। लड़ाई के समय चांद निकल आया था, ऐसा चांद जिसके प्रकाश से संस्कृत कवियों का दिया हुआ 6 नाम सार्थक होता है। और हवा ऐसी चल रही थी कि जैसे बाणभट्ट की भाषा में दंत विनोपदेशाचारी कहलाती।
वजीरा सिंह कह रहा था कि कैसे मन मन भर फ्रांस की भूमि मेरे बूटों से चिपक रही थी। जब मैं दौरा दौरा सूबेदार के पीछे गया था, सूबेदार लहना सिंह से सारा हाल सुना और कागजात पाकर वे उसकी तुरंत बुद्धि का सराहा रहे थे और कह रहे थे कि तू ना होता तो आज सब मारे जाते हैं। इस लड़ाई की आवाज़ 3 मील दाहिनी ओर की खाई वालों ने सुन ली थी। उन्होंने पीछे टेलीफोन कर दिया था। वहाँ से झटपट 2 डॉक्टर और 2 बीमार ढूंढने की गाड़ियाँ चली, जो कोई 1.5 घंटे के अंदर आ पहुँची। फील्ड अस्पताल नज़दीक था, सुबह होते होते वहाँ पहुँच जाएंगे, इसलिए मामूली पट्टी बांधकर एक गाड़ी में घायल लिटाए गए और दूसरी में लाशें रखी गईं। सूबेदार लहना सिंह की जांघ में पट्टी बंधवानी चाहिए, पर उसने यह कहकर टाल दिया कि घाव थोड़ा है, सवेरे देखा जाएगा। बोधा सिंह जोर में बर्रा रहा था। वह गाड़ी में लिटाया गया। लहना को छोड़कर सूबेदार जाते नहीं थे। यह देख लहना ने कहा, तुम्हें बोधा की कसम है और सूबेदारनी जी की सौगंध है जो इस गाड़ी में ना चले जाओ। सूबेदार ने पूछा, और तुम? लहना ने कहा, मेरे लिए वहाँ पहुँचकर गाड़ी भेज देना, और जर्मन मुर्दों के लिए भी तो गाड़ियाँ आती होंगी। मेरा हाल बुरा नहीं है, देखते नहीं मैं खड़ा हूँ, वजीरा सिंह मेरे पास हैं ही। सूबेदार ने कहा, अच्छा पर? लहना, बोधा गाड़ी पर लेट गया ना, भला आप भी चढ़ जाइए। सुनिए तो, सूबेदारनी होरा को चिट्ठी लिखो तो मेरा मत्था टेकना और लिख देना, अब जब घर जाओ तो कह देना कि मुझसे जो उसने कहा था वो मैंने कर दिया। गाड़ियाँ चल पड़ी थी। सूबेदार ने चढ़ते चढ़ते लहना का हाथ पकड़ कर कहा, तैने मेरे और बोधा के प्राण बचाए हैं, लिखना कैसा, साथ ही घर चलेंगे। अपनी सूबेदारनी को तू ही कह देना उसने क्या कहा था। लहना, अब आप गाड़ी पर चढ़ जाओ, मैंने जो कहा वो लिख देना और कह भी देना। गाड़ी के जाते लहना लेट गया। वजीरा पानी पिला दे और मेरा कमरबंद खोल दे, तर हो रहा है। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती है। सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं। समय की धुन बिल्कुल उन पर से हट जाती है। लहना सिंह 12 वर्ष का है। अमृतसर में मामा के यहाँ आया हुआ है, दही वाले के यहाँ, सब्जी वाले के यहाँ। हर कहीं उसे एक 8 वर्ष की लड़की मिल जाती है। जब वो पूछता है तेरी कुरमाई हो गई, तब धक्का कर वो भाग जाती है। एक दिन उसने वैसे ही पूछा तो उसने कहा, हाँ कल हो गई। देखते नहीं ये रेशम के फूलों वाला सालो। सुनते ही लहना सिंह को क्रोध हुआ, दुख हुआ, पर क्यों हुआ? वजीरा सिंह पानी पिला दे। 25 वर्ष बीत गए। अब लहना सिंह नंबर 77 राइफल्स में जमादार हो गया है। उस 8 वर्षीय कन्या का ध्यान भी ना रहा। ना मालूम वो कभी मिली थी या नहीं। 7 दिन की छुट्टी लेकर ज़मीन के मुकदमे की पैरवी करने वो अपने घर गया। वहाँ रेजिमेंट के अफसर की चिट्ठी मिली कि फौज लाम पर जाती है, फ़ौरन चले आओ। साथ ही सूबेदार हजारा सिंह की चिट्ठी मिली कि मैं और बोधा सिंह भी लाम पर जाते हैं। लौटते हुए हमारे घर होते जाना, साथ ही चलेंगे। सूबेदार का गांव रास्ते में पड़ता था और सूबेदार उसे बहुत चाहता था। लहना सिंह सूबेदार के यहाँ पहुँचा। जब चलने लगा तो सूबेदार बेढ़े में से निकल कर आया। बोला, लहना, सूबेदार ने तुमको जानती है, बुलाती है, जा मिला। लहना सिंह भीतर पहुँचा। सूबेदार ने मुझे जानती है? कब से? रेजिमेंट के क्वार्टरों में तो कभी सूबेदार के घर के लोग नहीं रहे। दरवाजे पर जाकर मत्था टेकना कहा, असीस सुनी? लहना सिंह चुप। मुझे पहचाना? लहना सिंह, नहीं। तेरी कुरमाई हो गई, धत कल हो गई। देखते नहीं रेशमी बोटों वाला सालू अमृतसर में। भावों की टकराहट से मूर्छा खुली, करवट बदली, पसली का घाव बह निकला। वजीरा पानी पिला। उसने कहा था, स्वप्न चल रहा है,
सूबेदारनी कह रही है, मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया। एक काम कहती हूँ, मेरे तो भाग फूट गए। सरकार ने बहादुरी का खिताब दिया है, लायलपुर में ज़मीन दी है, आज नमक हलाली का मौका आया है, पर सरकार ने हम तीमियों की एक घंघरिया पलटन क्यों ना बना दिए, जो मैं भी सूबेदार जी के साथ चली जाती। एक बेटा है, फौज में भर्ती हुए उसे एक ही बरस हुआ, उसके पीछे 4 और हुए, पर एक भी नहीं जिया। सूबेदारनी रोने लगी। अब दोनों जाते हैं, मेरे भाग। तुम्हें याद है, एक दिन टांगे वाले का घोड़ा दही वाले की दुकान के पास बिगड़ गया था, तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे। आप घोड़े की लातों में चले गए थे और मुझे उठाकर दुकान की तख्त पर खड़ा कर दिया था। ऐसे ही इन दोनों को बचाना मेरी भिक्षा है, तुम्हारे आगे आंचल पसारती हूँ। रोती रोती सूबेदारनी ओबरी में चली गई। लहना भी आंसू पोंछता हुआ बाहर आया। वजीरा सिंह, पानी पिला दे, उसने कहा था। लहना का सिर अपनी गोद में रखे वजीरा सिंह बैठा है, जब मांगता है तब पानी पिला देता है। आध घंटे तक लहना चुप रहा, फिर बोला, कौन? कीरत सिंह? वजीरा ने कुछ समझकर कहा, हाँ भैया, मुझे और ऊंचा कर ले, अपने पट पर मेरा सिर रख ले। वजीरा ने वैसे ही किया। हाँ अब ठीक है, पानी पिला दे, अब के हार में यह आम खूब फलेगा। चाचा भतीजा दोनों यहीं बैठकर आम खाना। जितना बड़ा तेरा भतीजा है उतना ही आम है। जिस महीने उसका जन्म हुआ था उसी महीने मैंने इसे लगाया था। वजीरा सिंह के आंसू टप टप टपक रहे थे। कुछ दिन पीछे लोगों ने अखबारों में पढ़ा, फ्रांस और बेल्जियम 68वीं सूची, मैदान में घावों से मरा, नंबर 77, सिख राइफल्स, जमादार लहना सिंह। आज के हिंदी पॉडकास्ट में इतना ही। इसी तरह के और रोचक कहानियों के लिए हमारे साथ बने रहें एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले हिंदी पॉडकास्ट में। धन्यवाद।